नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। पीएमएलए एक्ट के तहत देश में पिछले 17 साल में 98,368 करोड़ रुपए मूल्य के धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की गड़बड़ी का पता लगाकर छानबीन की गई है। इस सिलसिले में एजेंसियों ने 2,883 जगह छापेमारी की है या तलाशी भी ली। साथ ही जांच पड़ताल के दौरान 57 मामले आतंकवाद और नक्सलियों को अवैध और गोपनीय ढंग से 1,249 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने के भी सामने आए। इनमें से 982 करोड़ रुपए की 256 संपत्तियां सील करके 37 मामले दर्ज किए गए। अब तक 2 आतंकियों को सजा भी दिलाई गई है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी धन शोधन निरोधक कानून में जोड़े गए प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और फरवरी में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को ये तमाम जानकारियां दी। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि भगोड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी से सरकार अब तक 18,000 करोड़ रुपए की वसूली कर चुकी है। ये पैसे बैंकों में वापस आ चुके हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि इन भगोड़े कारोबारियों से जल्द पूरे पैसे वसूल लिए जाएं। इन तीनों ने 22,585 करोड़ रुपए के घोटाले किए हैं। केंद्र ने यह भी बताया है कि पीएमएलए के तहत 67,000 करोड़ रुपए के सैकड़ों केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। ईडी पीएमएलए के तहत दर्ज 4,850 मामलों की जांच पड़ताल कर रही है और पिछले 5 साल में हर साल मामले बढ़ ही रहे हैं। इस कानून का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो काले धन को सफेद में बदलने वाली प्रक्रिया जिसे मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है, उससे लड़ना है। यह अधिनियम 2002 में अस्तित्व में आया और जुलाई 2005 में क्रियान्वित भी किया गया। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को पीएमएलए के तहत जांच, जब्ती, सर्च और संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे पीएमएलए एक्ट, इसके दायरे, शक्तियों और इसके तहत जो अब तक कार्रवाई की गई है वो कितनी बड़ी सफलता मानी जाए। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं फॉर्मर चीफ ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करनाल सिंह जी, सीनियर एडवाइजर इंडियन बैंक एसोसिएशन बीएन मिश्रा। करनाल सिंह जी, बीएन मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और पहला सवाल करनाल सिंह जी आपसे ही मैं समझना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जोड़े गए प्रावधानों को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और एक बार फिर हम देखें कि इस एक्ट पर चर्चा शुरू हो गई है। यह एक्ट 2002 में आया, 2005 से क्रियान्वित हुआ और उसके बाद इसमें संशोधन भी आए। पीएमएलए एक्ट क्या है, इसके अंतर्गत ईडी को क्या क्या अधिकार हैं जो प्राप्त हैं, क्या बड़े प्रावधान हैं इसके अंतर्गत, पहले मैं चाहूंगी आप ये समझाएं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये बनाया गया है इंटरनेशनली। ये देखा गया कि जो क्रिमिनल्स हैं लोअर लेवल पे वो पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके जो बॉसेस हैं जिनको एक्चुअली मनी मिलती है, जैसे एक माफिया ग्रुप है, जी। उस माफिया ग्रुप के जब वो ऑपरेट करता है तो उसमें जो मर्डर करेगा या जो ऑपरेट करेगा वो लोअर लेवल के लोग होते हैं और उनसे एक्चुअल जो क्रिमिनल्स हैं जिनको मनी की फायदा हो रहा है उनको ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए 1980 में एक इटली में एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था जिसमें मनी ट्रेल को फॉलो किया गया था और 2 बड़े वहाँ पर ट्रायल हुए थे। एक को मैक्सी ट्रायल बोलते हैं, एक को पिज़्ज़ा ट्रायल बोलते हैं। अमेरिका में पिज़्ज़ा ट्रायल और इटली में मैक्सी ट्रायल। उसके बाद तो इंटरनेशनली ये डिसाइड किया गया कि एक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनना चाहिए। तो इसके लिए एक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स भी बनाई गई, जो गाइड करती है देशों को कि किस तरह से एक्ट बनाया जाए। तो उसी आधार पर इंडिया का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना है। बेसिक पर्पस इसका ये है कि जो क्रिमिनल्स हैं वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के को यूज ना कर सके, उनके सारे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को जब्त कर लिया जाए, उसका ये बेसिक पर्पस है। क्रिमिनल्स क्या करते हैं, जैसे ही वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर पैसे कमाते हैं, उसको वाइट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पकड़े ना जा सके। इस ब्लैक मनी को वाइट करने का जो प्रोसेस है, इसी को मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं और यही जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है इसको इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है। ये ठीक है। देखा गया है जब क्रिमिनल्स के अगर सजा भी हो जाए, जेल भी हो जाए, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ। उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है जैसे ही उनके जो मनी जो उन्होंने कमाई है क्रिमिनल एक्टिविटी से, उनको अगर अटैच कर दिया जाए, उसको जब्त कर दिया जाए, तो उनको बहुत ज्यादा उसका धक्का लगता है। हाँ। उनको महसूस होता है कि उन्होंने जो क्राइम किया है उसका उनको फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इसी को डिफाइन किया गया है और इसमें सजा जो है 3 साल से 7 साल के बीच बीच की सजा हाँ, है करनाल और सिंह जी, फाइन कितना जो भी हो। सजा है और जो फाइन है उसके बारे में भी मैं आपसे आगे समझूंगी। इससे पहले बीएन मिश्रा जी का एक कमेंट ले लेते हैं। बीएन मिश्रा जी, अगर देखें तो पिछले 17 साल में
पीएमएलए के तहत 4,850 मामलों की जांच और इनमें 98,000 करोड़ रुपए से ज्यादा अवैध राशि की पहचान। और अगर हालिया बात करूं तो भगौड़े कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी से सरकार अब तक 18,000 करोड़ रुपए की वसूली कर चुकी है और ये पैसा बैंकों में वापस भी आ चुका है, जो कोर्ट में जानकारी दी गई सरकार की तरफ से। कितनी बड़ी राहत ये बैंकों के लिए? देखिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली जो 250 साल पुरानी है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी राष्ट्रीयकरण के बाद 50 साल से अधिक समय हो गया और हम राष्ट्र निर्माण में बैंक सब लगे हुए हैं। लगभग 12 लाख एम्प्लॉइज हैं और आज जो बैंकों का अग्रिम है वो अपना जीडीपी का 50% से भी ज़्यादा है और जमा राशि भी 160 लाख करोड़ है, जो कि अपने आप जीडीपी से भी मतलब काफ़ी हद तक जीडीपी के आसपास है। तो कितने बड़ी बैंक सिस्टम खड़ा हो गया है, काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इसमें पिछले 10 साल हमारे वसूली के संबंधित काफ़ी सारे चैलेंजेस आए हैं, क्योंकि नए प्रकार की फ्रॉड्स होने लगे हैं, डाइवर्सन होने लगे हैं। बैंकों का काम है लोगों से पैसे लेना, जमा राशि लेना और उसको विकास कार्य में लगाना। तो हमें वसूली की उसमें, जैसे करनाल सिंह साहब ने बताया, अभी वसूली की संबंध में हमें इतना अंदर हम जा नहीं पा रहे थे, तो उसमें हम हमेशा सरकार की मदद लेते हैं, अपने वकीलों की मदद लेते हैं, कोर्ट की मदद लेते हैं। लेकिन ये जो डाइवर्सन इतने बड़े पैमाने पर होने लगा पिछले लगभग 10-12 साल में, तो उसे हमें जो फ्यूजिटिव एक्ट 2018 फ्यूजिटिव एक्ट से वो आया है, मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत, जी। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में जो संशोधन आए हैं, उसमें बैंक को एक बल मिला है। जैसे अभी 18,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है बैंकों के लिए, जी। और ये पैसा अभी आया है और हमें उम्मीद है आगे चल के भी, क्योंकि हाल में सरकार में हमारी एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी लॉ नहीं था देश में, तो आईबीसी के तहत जो 2016 में आईबीसी के तहत एनसीएलटी खुल गए हैं। पहले डीआरटी थे, लेकिन डीआरटी इतने कामयाब नहीं हो पा रहे थे, उसके कई कारण है। एनसीएलटी आने के बाद एक उसमें भी एक नया बल मिला है बैंकों को रिकवरी में, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक के पैसा है, विकास कार्य में लगेंगे, फिर पैसे वापस आएंगे, फिर विकास कार्य में लगेंगे। आपके एयरपोर्ट है, रोड है, छोटे कारोबार है, तो जब तक पैसे वापस ना आए बैंक के पास, बैंक के संसाधन है कि फिर वो दोबारा उसको यूज नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो फ्यूजिटिव लॉ के तहत जो अभी इसमें रिकवरी हुआ है, उसमें बैंक को एक बहुत बड़ा शक्ति मिला है और हमें उम्मीद है कि आगे चल के भी ये कार्य कम होंगे। लोग यहाँ लोन ले लेते हैं, एक किसी कार्य के लिए किसी और काम में लगा देते हैं उसको, देश छोड़ के चले जाते हैं, और बैंक के साथ ये संभव नहीं है कि इस कार्य में हम एक्सक्लूसिवली लग जाएं तो विकास कार्य सफर करें। तो इसलिए ये जो नया कानून है और इस कानून के तहत जो कार्रवाई हो रहा है, अभी न केवल ये बल्कि एनसीएलटी के अलावा बैंक ने सरकार ने भी बना ली है आपके जो एआरसी बनाए हैं, नेशनल एआरसी। जी जी। और ये सब कार्य जो है रिकवरी के तहत पे बड़े-बड़े कदम हैं, पिछले 5 साल में लिए गए हैं, और इसके नतीजा ये है कि आज जो बैंक की रिकवरी एक समय लगभग 12% तक पहुंच गया था। आज से मतलब 4 साल पहले, और आज वो आके 7%, 6.9% था सितंबर में, और आगे चल के एनपीए में और इम्प्रूवमेंट होने की पूरी हमें आशावान है। ठीक है। और अब मैं कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ अजय ब्रह्मे जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी। अजय जी, मैं समझना चाहूंगी जो पीएमएलए एक्ट को लेकर जो चर्चा अब शुरू हुई है, हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस एक्ट के प्रावधानों को लेकर तमाम चुनौतियां दी गई हैं, याचिकाएं डाली गई हैं। क्या एक तरह से मैं समझूं किन बड़े प्रावधानों पर ये चुनौती याचिकाएं डाली गई हैं? सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को देखेगा कि जो इसमें अमेंडमेंट्स हुए हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, क्योंकि जैसे कि कुछ जो पावर्स हैं पीएमएलए अथॉरिटी के पास, मतलब ईडी के पास में, तो वो बहुत ही ओवर आर्चिंग अथॉरिटीज़ हैं, और जो वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो वो उसको यूज़ भी कर सकते हैं एज एन इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस। तो ये एक बहुत ही डाइसी एरिया है। आर्टिकल 20 हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसमें ये बोलता है कि किसी भी पर्सन को आप इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस देने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कोर्ट ये देखेगा। इसके अलावा भी ये देखना है कि
काफ़ी सारी जैसे डेफिनेशंस हैं लॉ के अंदर, या जो प्रीवियस जो जजमेंट था, एक बड़ा एक निकेश ताराचंद करके एक जजमेंट था, उसकी भी देखेंगे कि क्या वो जजमेंट में जो बोला गया है वो सही है, क्या वो भी हमारे और वो क्या जो राइट्स हैं जो अक्यूज्ड होता है उसके भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि अक्यूज्ड, जैसे कि लोग बोल देते हैं राइट फ्रॉम द बिगिनिंग कि वो अक्यूज्ड है मतलब वो गलत है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली अक्यूज्ड तो कोऑपरेशन दे रहा है प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी की, अनटिल एंड अनलेस ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज एन ऑफेंडर। ठीक है। तो कोर्ट ये देखना चाहता है कि क्या हम जो ये राइट्स होते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, जो उसकी स्कीम है जिसमें कि बैलेंस किया गया है राइट्स ऑफ अक्यूज्ड विज़ वी राइट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी। क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखा जाए, प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि ट्रुथ को फाइंड आउट करे, और अगर जो पीएमएलए एक्ट में है कि अगर कोई पैसा प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो उसको लाने में मदद करे, वो एक बेसिक फ्रेमवर्क है। पर क्या इस प्रक्रिया में कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक, इफ आई मे कॉल इट बोनाफाइडी विक्टिम, ये बोनाफाइडी विक्टिम भी फंस जाए? ठीक है। तो ये सारी चीजों को कोर्ट इवेल्युएट करना ठीक है। चाहेगा। करनाल सिंह जी, जाहिर तौर पर ये जो याचिकाएं डाली गई हैं और एक्ट को चुनौती दी गई है, इसमें जो दो बड़ी बातें हैं, एक्ट के दुरुपयोग को लेकर, ईडी की शक्तियों को लेकर, और दूसरा जो मामला बताया है कि एक्यूज्ड के भी कुछ राइट्स हैं, इन पर आप अपनी क्या राय रखेंगे? देखिए, ये एक लॉ है जिसका बेसिक पर्पज है कि जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको सीज करना। जो सुप्रीम कोर्ट में इश्यूज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर है कि क्या ये सेक्शन 14, 19, 21 का वायलेशन है या नहीं है। जहाँ तक आप दुरुपयोग की बात कर रहे हैं, जब किसी आदमी पे एक्शन होता है तो वो कहता है जी इसका दुरुपयोग किया गया है। ये दुरुपयोग हुआ है या नहीं हुआ, ये कोर्ट डिसाइड करेगा पर्टिकुलर केस में। जैसे विजय माल्या है, वो भी ऐसे ही बोलता था कि भाई मुझे तंग किया जा रहा है। इंग्लैंड के कोर्ट में उसने ये पिटीशन में अपने ये भी कहा था कि जी मुझे पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड किया जा रहा है। लेकिन अल्टीमेटली इंग्लैंड के कोर्ट ने भी माना कि उसने जो है चीटिंग की है और उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसके बाद उसका एक्स्ट्रेडिशन का ऑर्डर भी इवन सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ के कर दिया है, लेकिन वहाँ अभी गवर्नमेंट लेवल पे वो पेंडिंग है। इसलिए इस तरह के एलिगेशन तो किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे जब लोगों पे एक्शन होगा तो बोलते हैं लोग। और जो ईडी के एक्यूज हैं वो जनरली बहुत बड़े लोग हैं, बेस्ट एडवोकेट्स को कर सकते हैं, और इसलिए एलिगेशंस लगाना बड़ा आसान है। कोर्ट्स को डिसाइड करना है कि एलिगेशन सही है या नहीं। ठीक है। और एक जो बड़ा आरोप मैं कहूंगी याचिकाकर्ताओं की तरफ से लगाया जाता रहा है करनाल सिंह जी, वो है कि जो ये अधिनियम है इसके तहत साधारण अपराधों की जांच में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी जो साधारण अपराध हैं उन्हें भी इस एक्ट के तहत दर्ज किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पार्लियामेंट ने ये एक्ट बनाया है पीएमएलए का, और उसमें एक 3 शेड्यूल हैं ABC, जिनको हम शेड्यूल ऑफेंसेस या प्रेडिकेट ऑफेंसेस कहते हैं। ठीक है। और ये जो शेड्यूल्स बनाए हैं ये हमारे लेजिस्लेचर्स ने बनाए हैं, और इन शेड्यूल में जो केसेस होते हैं उन्हीं केसेस के बेस पे पीएमएलए केस रजिस्टर होता है। इसलिए कहना युक्ति संगत नहीं है कि नॉर्मल केसेस में भी पीएमएलए का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो लेजिस्लेचर ने सोचा है उसी के आधार पर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है उसका इस्तेमाल करती है। ठीक है। बीएन मिश्रा जी, आपने तमाम बातें बताई थी खासकर बैंकिंग सिस्टम को लेकर, और इसमें बैंकों का पैसा वापस आया, और आपने बोला था कि वसूली को लेकर जो एक तरह से मैं कहूँ प्रक्रिया हुई है वो तेज हुई है, लेकिन जो इंटरनल बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही जो इंटरनल घपले हुए हैं या मैं कहूँ मिली भगत रही है, वो भी क्या बहुत कुछ साफ हुई है इस एक्ट के तहत, कार्रवाई के तहत? उस पर चीजें एक तरह से तस्वीर सामने आई है और सचेत मैं कहूँ एक तरह से बैंक्स हुए? देखिए, हम तो बेसिकली लोन देते समय भी हमें सावधानी बरतना चाहिए, और लोन देने के बाद उसको हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग, उसकी प्रॉपर होना चाहिए हर स्टेज पर जब डिसबर्समेंट होते हैं। ठीक है। लेकिन बावजूद उसके, और मैं ये भी बताऊंगा कि हाँ, थोड़ी बहुत उसमें बैंकों का भी कमी रहा है, क्योंकि जब बड़े स्तर पे कार्य किया जाएगा तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बैंकों ने पहली बार बहुत बड़े स्तर पे लोन देना शुरू किया आज से 10 साल पहले, और बैंकों का जो है बहुत पैसा लगा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। तो इसका कभी-कभी जो फ़ायदा उठाया एंटरप्रेन्योर्स ने, उसको बैंक ने देख नहीं पाए अपने जो हमारे क्रेडिट मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत। तो अब बैंकों में कंप्यूटर की सहायता लेके उसमें नए-नए पैकेज डाल दिए गए हैं,
तो जहाँ जिसके द्वारा जिस पर्पस जिस कार्य के लिए लोन लिया जा रहा है उस कार्य में वो पैसा लगे। अगर उस कार्य में नहीं लग रहा है तो बैंक उसको लोन को रिकॉल कर सकता है। और मैंने जैसे पहले बताया, हम तो कोर्ट की मदद लेते हैं, पुलिस की मदद लेते हैं, सीबीआई की भी मदद लेते हैं और ईडी की भी मदद लेते हैं, क्योंकि ये पब्लिक पैसा है। तो पब्लिक पैसा जब तक बैंक, देश की बैंकिंग प्रणाली जब तक बिल्कुल चुस्त नहीं रहेगा, उमदा नहीं रहेगा, तो देश में विकास कैसे हो पाएंगे? तो ये आवश्यक है कि पैसे वापस आए, और पैसे जब वापस वसूली में, अगर जैसे वकील साहब बता रहे थे कि कोई नया लॉ है, उसकी जब नया लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, थोड़ी बहुत कमी ज़रूर आती है, कहीं एक्सेस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन पब्लिक मनी एंड किसी का अधिकार नहीं है कि पब्लिक मनी के साथ वो उसको छेड़छाड़ करे, उसके साथ ठीक खेले। ठीक है। और अजय जी, आपने बताया कि याचिकाकर्ता किन प्रावधानों को चुनौती दे रहे हैं और उनकी चिंताएं जो अपनी तरफ से वो क्या हैं। कोर्ट में दलीलें जो दी गई हैं, सरकार की तरफ से जो दलीलें अब तक पेश की गई हैं, उन्हें आप कैसे देख रहे हैं? जो एक तरह से मैं कहूँ कि क्योंकि याचिका दी गई है तो एक सफाई है, और बड़ी संख्या में मामलों का, बड़ी संख्या में जो जब्ती हुई है उसका आंकड़ा भी सरकार की तरफ से दिया गया है। देखिए, ये हमेशा एक टसल का सब्जेक्ट होता है, कोई भी सरकार। और इसमें मैं सरकार जब कह रहा हूँ तो मैं यूनियन ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी की। तो कोई भी सरकार जो है वो हमेशा ये चाहती है कि उसके पास में ये पावर रहे कि सर्च एंड सीज करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्विक्शन करे। हावेवर यहाँ पर जो प्रोविज़न होता है, कोई भी नया लॉ आया तो उसको एक बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल दूंगा कि जब किसी की प्रॉपर्टी, और वो बोनाफाइडी क्रेडिटर रहा है, मतलब जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अब कोई वहाँ जाके अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दिया और उस प्रॉपर्टी के ऊपर सपोज वो चार्ज वहाँ पे क्रिएट नहीं किया था, जो कि करना चाहिए, पर बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है कि उसके ऊपर चार्ज रजिस्टर नहीं होता है। तो जो क्रेडिटर है उसको वो पता कैसे लगाएगा कि ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है कि नहीं? इस तरह से जो कुछ बोनाफाइडी क्रेडिटर्स हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि ईडी के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, उसको प्रॉपर्टी को तुरंत अटैच कर लेगा। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको जैसे ही अटैच किया, फिर वो कोर्ट में ट्रायल चलेगा, सब कुछ पूरा जब क्लियर होगा तब उसकी प्रॉपर्टी रिलीज हो पाएगी। हालांकि उसमें प्रोविजंस हैं कि आपने जब ट्रायल के पहले अगर आपका राइट अक्री हो गया था तब तो जो बोनाफाइडी क्रेडिटर है वो उस प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो एक करना चाहिए, ये मेरा एक सजेशन है, कहना चाहिए कि ये जो प्रक्रिया है ये काम राइट एट द स्टेज ऑफ ईडी ही हो जाए, तो जो बोनाफाइडी क्रेडिटर है वो उसको इतना रिगमेरोल के थ्रू शायद जाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। खाली वहाँ पर हम अगर जो ब्यूरोक्रेट्स जो जो इसको बैठ के हैं या बाकी लोग जो वहाँ एडजुडिकेट करते हैं, उनके पास शायद ये भी पावर या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए कि आप अपने लेवल पे फाइंड आउट करो, ना सिर्फ मतलब अटैच कर लो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। वो उसका जो दायरा है वो बढ़ाना चाहिए कि उनके पास में खुद ये पावर्स होने चाहिए। मैं ऐसे समझता हूँ, तब शायद ज़्यादा अच्छा होगा कि बैलेंसिंग सही हो पाएगी। ठीक है, ठीक है। कर्नल सिंह जी, आपने शुरू में ही हमें बताया था कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे मामले सामने आए और कैसे इस एक्ट की ज़रूरत महसूस की गई, और हम देख रहे हैं कि 3 बार इस एक्ट में संशोधन किए जा चुके हैं। और अगर मैं कहूँ कि बाकी देशों की तुलना में अगर हम अपने देश में इस कानून को देखें और एक तरह से तुलना करें, तो आप कहाँ कमियां या कहाँ जो अच्छी चीज़ें हैं वो पाते हैं? और अगर एक आंकड़ा देखें तो 2086 मामलों की जांच हुई है पिछले 5 वर्षों की, अगर मैं बात करूं पीएमएलए के तहत। वहीं ब्रिटेन में 7,900, अमेरिका में 1,532, चीन में 4,691, और बाकी और देश हैं उनके भी तमाम आंकड़े हैं। रूस में 2,784। बाकी देशों की तुलना में आप इस एक्ट को इंडिया में कहाँ पाते हैं? इस एक्ट का काफी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और बहुत सारी जो बनी हैं, जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं, वो अटैच भी हुई है, लोगों को मिली भी है। मैं बता दूं, अभी जो ये बता रहे थे कि अमेंडमेंट होने की जरूरत है, ऑलरेडी अमेंडमेंट है एक्ट में कि सेक्शन 8 पार्ट 7 में ये है कि अगर किसी तरह वजह से ट्रायल नहीं हो पाता तो वो प्रॉपर्टी जो है क्रेडिटर्स या जिनके साथ क्राइम हुआ है, जो विक्टिम है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। जैसे विजय माल्या वाला केस जो है, अभी हाँ, वो ट्रायल नहीं हो सकता क्योंकि वो विदेश भागा हुआ है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी जो कोर्ट ने है ये डिसाइड किया कि उसको विक्टिम्स को दे दें। विक्टिम इस केस में बैंक हैं। ठीक इसी है। तरह से जैसे पॉन्जी स्कीम थी मुंबई में, हम्म, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया इवन ट्रायल स्टेज पे।
ये ज़रूरी नहीं है कि केस जो है कन्विक्शन होगा तभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इवन ट्रायल स्टेज पे भी कोर्ट्स को पावर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की विक्टिम को। तो होता क्या है कि समय के साथ-साथ कानून में जब कुछ कमियाँ दिखती हैं, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है और उसका रीज़न है कि उसी वजह से कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं और वो अमेंडमेंट कानून की भलाई के लिए, पब्लिक की भलाई के लिए किए जाते हैं और वो इसमें पीएमएलए एक्ट में भी किए गए हैं। ठीक है। बीएन मिश्रा जी, आप आपके नज़रिए से अगर बैंकों का नज़रिया मैं समझूं बाकी देशों की तुलना में कहाँ आप कार्रवाई और कहाँ इस एक्ट को पाते हैं? मैं कर्नल सिंह साहब से सहमत हूँ और देखिए बाकी देशों में ऐसे कोई यूनिफॉर्म सिस्टम तो नहीं है ग्लोबली देखा जाए तो, हम्म, लेकिन रिकवरी के नियम कड़े होना चाहिए अच्छा। क्योंकि रिकवरी अगर एक लोगों का आस्था है बैंकों के ऊपर और जब पब्लिक पैसे वापस नहीं आते, एनपीए का लेवल 12% तक पहुंच गया था 2018 तक। जी, तो 10% से ज्यादा एनपीए लेवल पहुंच जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बिल्कुल। वार्निंग सिग्नल है। हाँ, तो इसी हालत में सरकार को भी कैपिटल देना पड़ेगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। सरकार तो कभी नहीं चाहेगी कि बैंक्स फेल हों किसी प्रकार के। सरकार हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि बैंक चलें और ठीक चलें। तो इसमें जब तक रिकवरी पैसे ना आ जाए और इसमें जो पहले केवल आपका पीएमएलए एक्ट मेरे ख्याल में जो मेरे समझ में है कि ड्रग्स और टेररिज्म के ऊपर उसकी वैलिडिटी था। तो अब बैंक के पैसे भी तो पब्लिक पैसे हैं, इसको दुरुपयोग हो रहा है और उसी कार्य में अनावश्यक कार्य में लग रहा है। तो ये ज़ाहिर है कि इसको वसूली करने के लिए ये इसी एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी सी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, बाकी उसमें सावधानी बरतना चाहिए कि कोई इनोसेंट आदमी इसमें परेशान ना हो। ठीक तो है। वो उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अजय जी, छोटा सा कमेंट आपका जी। भी। जो आपने बताया है तमाम प्रावधानों की जो बात की है, मैं चाहूंगी कि बाकी देशों की तुलना में जहां बड़ी कार्रवाई हुई है, बाकी देशों की तुलना में आप क्या मानते हैं, कहाँ कमियां हैं या कहाँ सुधार हो सकता है? सबसे बड़ी कमियां जो मैं अगर एक ग्लोबल व्यू दूं, सिर्फ इस लॉ का ना सिर्फ यहाँ पर और सिर्फ इस लॉ का नहीं, बाकी बाकी लॉ का और ठीक है। विज़ावी दूसरे कंट्रीज़ का भी। हम्म, जो सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो है एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम। दूसरी बात, क्या हम जो प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ होते हैं, क्या हम उस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं? काफ़ी सारे जो सिचुएशंस या केसेस होती हैं वो विद ड्यू रिस्पेक्ट बहुत बार पॉलिटिकल वेंडेटा के कारण भी होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि फिर वो लूप होल्स आराम से निकल जाते हैं। तो अगर जो एनफोर्समेंट जहाँ जहाँ पे जिस जिस लेवल पे भी हो रहा है, बैंक के लेवल पे, रिकवरी के लेवल पे या डिसबर्समेंट ऑफ लोन के लेवल पे या प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है उसको उसको एग्जामिन करने के लिए, वो सब जो उस लेवल पे आई थिंक स्ट्रेंथन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। वरना ओवर लेजिस्लेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम ओवर लेजिस्लेट करके और एक नया फ्रैंकेनस्टाइन क्रिएट कर लें, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक बैलेंसिंग एक्ट की ज़रूरत है और शायद दूसरे मुल्कों में क्योंकि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो हम देखते हैं कि मोरल वैल्यूज़ व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मुझे कहीं कहीं पे ज़्यादा नज़र आता है बजाय इंडिया के। ठीक है। ठीक है। कर्नल सिंह जी, आखिर में आपका कमेंट, एक तरह से कंक्लूडिंग रिमार्क। और इस एक्ट को देखें तो इसके दो हिस्से हैं, एक अनुसूचित अपराध है और एक मनी लॉन्ड्रिंग है। और जो बात सामने रखी गई है सरकार की तरफ से कोर्ट में, उसमें यह भी बताया गया कि 57 जो मामले हैं वो आतंकवाद और नक्सलियों को अवैध और गोपनीय ढंग से 1249 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने के भी सामने आए हैं। यानी इन खतरों की अगर मैं बात करूं, इंटरनल खतरों की बात करूं, नक्सलवाद और आतंकवाद को लेकर, इस दिशा में कितनी कामयाबी रही है? देखिए, सबसे पहले हमने केसेस जो लेने शुरू किए कश्मीर से कनेक्टेड थे टेररिज्म में। ठीक है। दूसरे नक्सल्स के केस लिए झारखंड के, बिहार के, और उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जब पता लगा कि जो इनके लीडर्स हैं नक्सल्स के, उनका पैसा जो है वो उनकी फैमिलीज़ को जा रहा है, उनकी हम्म। फ़ायदे के लिए जा रहा है, तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और मैंने उस समय मुझे मालूम है कि नक्सल्स बात करते थे कि ये ईडी बीच पे ना आ जाए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, क्योंकि सीज़ भी कर लेंगे और इनकी बदनामी भी होगी कि किस तरह से पैसे का जो ये कहते हैं कि जी हम पब्लिक के भले के लिए कर रहे हैं, पब्लिक के भले के लिए नहीं, ये टेररिस्ट अपने भले के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन में उजागर हुआ है। हाँ। तो इससे टेररिज्म की जो फंडिंग है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है।
बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल सिंह जी। इसी के साथ समय पूरा हो गया है। बीएन मिश्रा जी आपका भी, अजय ब्रह्म जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ मुद्दा आपका में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हमें हमेशा इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।